मुस्लिमों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बॉयकॉट कर दिया है और इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बिहार चुनाव 2025 जो कि अभी आने वाले हैं उसमें आरजेडी का फायदा हो सकता है और एनडीए का नुकसान हो सकता है और बीजेपी को भी एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मुस्लिमों ने क्यों किया सीएम नीतीश का बॉयकॉट। भाई ऐसा क्या हो गया। दूसरा है, क्या बिहार चुनाव 2025 में आरजेडी को फायदा होगा। इसका समीकरण आपको समझना पड़ेगा, गणित आपको समझना पड़ेगा। तीसरा है, नीतीश कुमार कौन सी अटपटी हरकतों से फंस गए हैं, आपने कुछ तो देख भी ली होंगी। चौथा है, किस तरीके से देखिए बीजेपी इस वक्त चुप है और क्या बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और पांचवा है, वक्फ बोर्ड कानून में नया बदलाव क्या है जिस पर बवाल हो गया है। सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि किस तरीके से सीएम नीतीश का बॉयकॉट हो गया है। जितने भी बड़े मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने कह दिया कि भाई नीतीश की इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। वो कौन कौन से संगठन हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बड़े संगठन हैं इमारत शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानका रहमानी, खानका मुजीबिया समेत 8 मुस्लिम संगठनों का पत्र है। और लिटरली नीतीश को कहा गया है कि आपने तो बड़ी सेक्युलरिज्म की बातें की थी, आपने तो बड़े हमारे हक की बात की थी, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो और हम आपके खिलाफ स्टैंड लेते हैं। आपकी इफ्तार पार्टी में नहीं आएंगे क्योंकि आप सत्ता मतलब एनडीए के साथ, यानी जितने भी बीजेपी है और आपका ये चिराग पासवान की पार्टी है, उसके साथ मिलकर आप बदल गए हो। तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग पत्र लिखा है। और इनफैक्ट देखिए, जो गुस्सा है ना, वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कानून पर गुस्सा है कि जो बिल आ रहा है, वक्फ बिल, जो बदलाव कर दिए गए हैं, तो उससे मुस्लिमों का तो आपको पता है कि कैसे अभी कुछ दिनों पहले लाखों मुस्लिम निकले थे और उन्होंने इसका विरोध किया था। और साथ में क्या हुआ है कि सिर्फ नीतीश कुमार का बॉयकॉट नहीं हुआ है, इनफैक्ट चिराग पासवान ने जो इफ्तार पार्टी रखी थी और इनफैक्ट जो नायडू है उनके भी इवेंट में जाने से मना कर दिया इस सारे संगठनों ने। तो बात इतनी सी है कि भाई क्यों वक्फ बिल को, इसको पूरा का पूरा समर्थन किया जा रहा है नायडू की तरफ से, क्यों आपके ये चिराग पासवान की तरफ से और क्यों नीतीश कुमार की तरफ से। और दूसरी तरफ देखिए, ये साइड में विजुअल्स देखिए, तेजस्वी, पप्पू यादव, खूब बड़ी इफ्तार पार्टी इन्होंने आयोजन की और उसकी तस्वीरें आपको मैं साइड में दिखा रही हूं। तो देखिए, अब बिहार की राजनीति पे असर पड़ रहा है। नीतीश हाल ही में राष्ट्रगान विवाद में फंस गए थे, आपको पता होगा कि राष्ट्रगान चल रहा था और उन्होंने रुकवा दिया कि पहले हम चक्कर काट के आते हैं। और देखिए, अरशद मदनी, उन्होंने ये कहा है, सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेक्युलर कहने वाले नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजनों में शामिल नहीं होगी जमीयत उलेमा हिंद। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है, वे केवल अपने राजनीतिक हितों में रुचि रखते हैं। ये मदनी का पोस्ट है जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूं। अब जरा आप आंकड़ों पर आइए, गणित पर आइए। अगर मैं आपको बिहार चुनाव 2020 के नतीजे बताती हूँ, कुल सीटें कितनी हैं? असेंबली इलेक्शंस आपको पता है आने वाले हैं, 243 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 122 है। 2020 में क्या हुआ? बीजेपी 74, जेडीयू 43, अदर्स के खाते में आई 4 और एनडीए पूरा आया 125, यानी एनडीए सत्ता में आई। फिर अगर आप इधर देखते हैं, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी 75 सीटों के साथ। आईएनसी कांग्रेस कितनी? 19 सीटें, अदर्स के खाते में 16 और पूरा आप महागठबंधन देख लेते हैं तो 110। तो ऑब्वियस सी बात है, एनडीए भाई सत्ता में आ गई थी और अदर्स जो हैं इस पूरे आंकड़े में अदर्स आए 8। तो ये है नतीजे। लेकिन जरा इसको थोड़ा मुस्लिमों के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इसमें एआईएमआईएम का रोल देखिए। अगर आप 2020 की बात करते हैं, 5 पर उतारे थे ओवैसी की पार्टी ने, पांचों की पांचों सीटें जीत गए। आप देखेंगे बीएसपी इतना कुछ नहीं कर पाई, और बीएसपी कर पाई लेकिन बीजेपी नहीं कर पाई। फिर आप देखते हैं कांग्रेस ने 19 सीटों पे उतारे थे, 4 पर जीत गई। तो इस तरीके से मुस्लिम समीकरण है। इसको और अगर हम अच्छे से समझते हैं तो एआईएमआईएम की पकड़ वहां पर मजबूत है। फिर आप आरजेडी आ जाइए। भाई आरजेडी को मुसलमान वोट करता है, या आपको भी पता है, उनका ट्रेडिशनल सपोर्ट है। कांग्रेस के पास भी है मुस्लिम समर्थन, लेकिन एआईएमआईएम और कांग्रेस आरजेडी से कम है। तो कांग्रेस के पास इतना, एनडीए के पास तो आप देख लीजिए बिल्कुल नहीं है। पहले हालांकि जेडीयू के पास था, नीतीश कुमार के पास था जब वो महागठबंधन में थे, लेकिन जब से वो एनडीए के साथ आए तब से इनका पूरा का पूरा वोट बैंक चला गया। आप देखिए आरजेडी का, अगर मैं आपको वोट परसेंट बताती हूँ
कितना था 23.1%, 2020 की बात कर रहे हैं। जेडीयू का कितना 15.4% और बीजेपी का 19.4%। इनफैक्ट अगर लोकसभा की बात कर लेती हूं, आरजेडी ने 4 सीटें जीती 22.1% के साथ, जेडीयू ने 12 सीटें जीती 18.5% के साथ। तो आप देख सकते हैं यादवों और मुस्लिमों में आरजेडी की जो छाप है वो अभी तक भी मेंटेन है। अगर आप देखते हैं कि कितनी बार नीतीश ने, भाई पलटू राम उनको कहा जाता है ना, कि कभी इधर आ जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, इतनी बार छोड़ा है। तो एक तो उनके लिए जो इमेज है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता वो हमेशा रहती है। जब भी इलेक्शन पास में आते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि भाई मीडिया को बड़ी खबर ना मिल जाए। फिर आप देखिए चिराग पासवान में भी जब ये पूरे वोट्स बट गए, क्योंकि चिराग पासवान जब इधर आ गए, फिर अगर आप देखेंगे कैबिनेट टेंशन जो अभी चल रही थी उससे नीतीश कुमार से ईबीसी वाला तबका और ओबीसी वाला तबका भी थोड़ा नाराज चल रहा है। तो अभी बहुत सी चीजें चल रही हैं बिहार की राजनीति में। आप देखिए तेजस्वी यादव के लिए कहा जाता है, उनके जो समर्थक हैं और जो इमेज बनाई जा रही है वो ऐसी बनाई जा रही है, भाई स्टेबल हैं, यंग हैं और एक कैसे उभरता हुआ चेहरा बनकर आ रहे हैं। लेकिन ये जो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी है, इस बार वो बड़ी वोट कटवा बनने वाली है दोनों के लिए। तो अब अगर आरजेडी को तभी फायदा होगा जब एनडीए का वोट थोड़ा सा छिटक जाता है, और अगर हम सोचते हैं कि भाई 2 या 3% वोट भी छिटक जाता है तो उससे आप देखिए ये जो वोट परसेंट है उसमें अगर आरजेडी जो एनडीए का 2 से 3% छिटकता है, आरजेडी ने 1 से 2% भी ले लिया तो इन लोगों को कितनी सीटों पे फायदा होने वाला है? 5 से 10 सीटों पर फायदा होने वाला है, यानी 1%। ये जो स्विंग वोट है उसका इनको फायदा होगा। फिर जब ये कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ संगठन करेंगे यानी महागठबंधन, तो उनको और ज्यादा फायदा हो सकता है। आप देखिए भाई कोर वोटर कौन है आरजेडी का, ये MYBAAP, मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, पुअर। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं, इनका कोर वोटर है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूं टारगेट, ये जो 40% है इसमें से यादव तो 14 से 15% है, मुस्लिम 17% है और इनके ये कोर वोटर हैं। आप देखिए मुस्लिम कितने हैं बिहार में, 17% बिहार की पॉपुलेशन, यानी अगर बिहार की पॉपुलेशन है आपकी 120 मिलियन, उसमें से 20 मिलियन आपके मुस्लिम हैं। ये अगर हम आपको बता देते हैं 2011 का सेंसस है और उस हिसाब से ये आंकड़े बनाए हुए हैं। फिर देखिए ये जो इन्फ्लुएंस है 243 सीटों में से 42 सीटें ऐसी है जिसपे मुस्लिम का ज्यादा इफेक्ट है, यानी मुस्लिम वोट्स वहां पर डिसाइड करते हैं कि कौन वो सीट लेकर जाएगा। अब आप 2015 में देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ थे तो उनके पास अच्छा खासा पूरा वोट था, लेकिन जैसे ही अलग हो गए नीतीश कुमार तो सब पलट गया। लेकिन आरजेडी ने अपना वोट बैंक कायम रखा, उनका ये जो वोट शेयर है 23.1% उन्होंने वापस ले लिया। अब आप देखिए कटिहार और किशनगंज जैसी जो सीटें हैं जिसमें मुस्लिम वोटर्स 30 से 50% है, वो आरजेडी लेके चली गई। फिर आप आगे देखिए बीजेपी का ये जो 2020 का आप वोट शेयर देखते हैं वो 19.4% है, जेडीयू का 15.4% है। अगर इन दोनों की तरफ से, क्योंकि ये मुस्लिमों ने इतना बड़ा बॉयकॉट किया है आपका वक्फ बिल के खिलाफ जो नाराजगी है, उससे 1 या 2% भी मुस्लिम यूनिफाई हो जाते हैं एनडीए के अगेंस्ट, तो आप देखिए इसमें जो एनालिस्ट बता रहे हैं कि भाई जो बीजेपी और आप सबको मिला दीजिए, एनडीए को मिला लीजिए, इनका जो टैली है 127 जो 2020 में कहीं ना कहीं 127 के आसपास, तो वो 110 से 115 भी हो सकता है। यानी जो आरजेडी है उसको 122 के ऊपर बढ़त मिल सकती है, यानी मेजॉरिटी मार्क को ये लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो देखिए मुस्लिम वोटर जो है इधर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए वक्फ बिल पर ऑलरेडी खिलाफ में बात चल रही है एनडीए के, और इसी तरीके से अगर आप देखते हैं जेडीयू के अंदर भी, भाई आप देखते हैं जेडीयू, बीजेपी, इनके अंदर के भी तो मामले हैं ना भाई। एनडीए में आपसी लड़ाई भी तो होती है। अभी चाहे आप ये दिल्ली पोल्स देख लीजिए, जेडीयू ने सोलो लड़े थे, तो इस तरीके से कहा जा रहा है बहुत दिक्कतें हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे राष्ट्रगान बजने के दौरान वो हंसी ठिठोली करने दिखे। मैं आपको 1-2 विजुअल साइड में चला देती हूँ। फिर विपक्ष ने आरोप लगाया इनका दिमाग खराब है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, गद्दी छोड़कर अपने बेटे को दे दें सीएम की कुर्सी, राबड़ी ने ये बोला और पूरे विपक्ष ने इनसे इस्तीफे की मांग कर ली। नीतीश कुमार जो कि 74 ईयर्स ओल्ड हैं, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद जो कि उनसे 4 साल छोटे हैं, उनके पैर छूने लगे। फिर भाई बीजेपी सांसद ने रोका। 2 बार मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी, आपने वो विजुअल देखे होंगे, और बहुत बवाल मचता रहता है। एक बार सदन में बैठे हुए थे तो महात्मा गांधी को जब श्रद्धांजलि दी जाने लगी तो उसके बाद वो तालियां बजाने लगे।
इसके बाद भी बहुत बवाल हुआ। सदन में जब भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी बैठे हुए थे तो उनके ब्रेसलेट के साथ खेलने लगे। तो ये सोशल मीडिया पर फिर बहुत हंसी ठिठोली भी होती है। भाई वो रावण वाला समारोह था, उसमें उन्होंने जैसे ही तीर और धनुष लिया उनके हाथ से छिटक गया, उन्होंने फेंक दिया, तो उसके बाद भी बहुत खिल्ली उड़ी। मंत्री अशोक चौधरी के कंधे पर सिर रखकर उनसे लिपट गए एकदम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हाल ही में उनके साथ हुई है या सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। पूरे विपक्ष ने मिलकर बोल दिया है कि भाई दिमागी हालत ठीक नहीं है, हम तो इस्तीफा मांगते हैं, हटाइए, हमें बिहार की चिंता है, ऐसा सीएम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है। बीजेपी क्योंकि उनके नेतृत्व में पूरा मामला सोच रही है और हमेशा नीतीश कुमार ही रहे, जहां नीतीश कुमार वहां सत्ता, हमेशा सत्ता में रहे। अब अगर इनके ऊपर से भरोसा हटता है तो भाई बीजेपी तो इनके सहारे है ना, तो फिर क्या होगा। कभी कभार तो ये जो आप देखिए कि जब महागठबंधन जीता है तभी भी नीतीश कुमार वहीं थे। तो जो अब ये जो ये ट्रस्ट जा रहा है, तो वो क्या सच में जा रहा है इन सारी चीज़ों से कि नहीं। अब बीजेपी चुप है, क्या उठाना पड़ेगा नुकसान। अभी तक पूरे मामले पर चुप है बीजेपी, कुछ ज़्यादा बोला नहीं है। अब वो लोग भी अंदर ना अंदर कुछ तो प्लानिंग कर रहे होंगे, भाई क्या करें, अभी तो आपकी सीट शेयरिंग होगी, आपका पूरा नेतृत्व डिसाइड होगा। अब ऐसे नैरेटिव से बीजेपी को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़ा भाई छोटा भाई हमेशा इनके बीच में चलता रहता है, लेकिन अब जो होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपसी संगठन और नेतृत्व में भी बड़ी लड़ाई है। भाई कौन होगा सीएम चेहरा कि आपके नेतृत्व में लड़ते हैं, कितनी सीटें आपको देंगे, आपकी छवि ऐसी है। अभी तो देखिए बहुत मज़ा आने वाला है आपको बिहार इलेक्शन में, और मुझे पता है आप बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन एक और बात कर लेते हैं वक्फ बोर्ड कानून की, कि भाई मुस्लिमों का ऐसा क्यों इतना बवाल हो रहा है, ऐसे कौन से बदलाव हो गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक ईद के बाद संसद में पेश होगा, तो ईद के बाद तकरीबन आपका देखिए 4 अप्रैल को ये संसद में पेश हो सकता है। न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। अब देखिए वक्फ बिल में बहुत सारे जो कानून था उसमें ये जो नया विधेयक लाया गया उसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए। सबसे बड़ा तो यही है कि हमेशा ये वक्फ संपत्ति की जो सुनवाई होती थी वो ट्रिब्यूनल में होती थी। आप और कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो, सुप्रीम, कहीं पे भी नहीं जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर मैटर बढ़ेगा तो सिर्फ ट्रिब्यूनल, अच्छा ट्रिब्यूनल भी जो होता था वो इन्हीं सब वक्फ वालों का होता था। तो हमेशा आप देखिए कोई लूप होल नहीं था। अब मैं आपको कुछ और बता देती हूँ। अब जैसे सदस्यता, पहले सिर्फ वक्फ बोर्ड में मुस्लिम रहते थे, लेकिन अब तो बोला गया विधेयक में कि गैर मुस्लिम महिला भी रहेंगी, गैर मुस्लिम भी रहेंगी और महिलाएं भी रहेंगी। पहले होता था संपत्ति परिभाषा कि भाई वक्फ बाय यूजर मान्य है, लेकिन अब तो पूरा वक्फनामा जरूरी है, सब कुछ लीगल होगा, डिजिटलाइज्ड होगा। अधिकार पुराना जो होता था वो तो घोषित कर देता था बोर्ड, लेकिन अब तो कलेक्टर तय करेगा, यानी अब बहुत सारे अफसरों का इन्वॉल्वमेंट होगा, सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा। पंजीकरण में पुराना ऐसा कोई पंजीकरण मतलब क्लियर नहीं था, लेकिन अब तो डिजिटल होगा। दान में कोई भी शर्त नहीं थी कि भाई मैंने दान दे दिया, कोई भी मुस्लिम ने अपनी संपत्ति वक्फ को बोर्ड को दान में दे दी, लेकिन अब दान में देने के लिए आप 5 साल से मुस्लिम और मालिक आप होना ज़रूरी हो। लिमिटेशन हो गया है, पहले तो कोई ऐसा लागू नहीं था लिमिटेशन, लेकिन अब तो 12 साल की सीमा है। अब जो सरकारी इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देखिए पहले तो सीमित था, लेकिन अब तो सरकार की भूमिका बढ़ेगी और कलेक्टर की भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से, और अगर आपको और ज़्यादा वक्फ बिल के बारे में जानना हो, ये मैंने 2 शोज़ किए थे आपके लिए 7 महीने पहले जब इसको लाया जा रहा था, आप जाके ये देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैंने एक डिटेल करके आपको बताया है। लेकिन अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हैं तो देखिए मुस्लिमों का इस तरीके से बॉयकॉट कर देना और खुले मंच पे, ये अभी आपको पता है ना कि कहीं ना कहीं कोशिश तो होती है, आप अपना वोट बैंक, चलिए आपको इतनी उम्मीद नहीं है लेकिन आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन खुले मंच पे सरासर ऐसा कह देना कि भाई हमें आपसे उम्मीद नहीं है, तो राजनीति में लोगों के बीच में एक बड़ा मैसेज जाता है। और सोशल मीडिया पे जो हो रहा है वो आपको पता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।